नमस्कार। अर्थशास्त्र विषय से संबंधित आज हमारा नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है राजस्व और राजकोषीय नीति, रेवेन्यू एंड फिस्कल पॉलिसी से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जीएसटी जो परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है और यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। और जीएसटी परिषद के सदस्य सभी 28 राज्यों एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री या फिर राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री अर्थात कुल 31 सदस्य होते हैं। और 17 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीएसटी परिषद की 45 यानी 45वीं बैठक हुई थी। अगला हमारा राजकोषीय नीति का विनिधान है। तो राजकोषीय नीति का जो विनिधान है उसका राइट आंसर हो जाएगा घाटे की बजट नीति। आप देख सकते हैं राजकोषीय नीति का विनिधान जो है घाटे की बजट नीति होती है। इसमें जो है सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित जो नीतियां होती हैं राजकोषीय नीति कहलाती हैं। और सरकार का बजट, विभिन्न प्रकार के घाटे तथा कर संरचना राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक कहलाते हैं। अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। साख नीति, ठीक है। पहला है साख नीति। साख नीति का संबंध जो है मार्जिन मनी से होता है और राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का संबंध कर की दर से होता है और मौद्रिक नीति का संबंध जो है बैंक रेट से हो जाएगा। अगला हमारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था राजकोषीय घाटे को कम करना तथा एक निश्चित सीमा में रखना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने यानी राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे को एक निश्चित सीमा में रखने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 लाया गया और वर्ष 2012 में इसमें संशोधन किया गया और मई 2016 में सरकार द्वारा FRBM एक्ट की समीक्षा के लिए गठित NK सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने 31 मार्च 2020 तक राजकोषीय घाटा जो है 3% तक रखने का सुझाव दिया था, जिसे 2020 और 21 में घटाकर 2.8% तथा 2023 तक इसे कम करते हुए 2.5% तक रखने का सुझाव दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजकोषीय नीति के स्वर्णिम नियम के अनुसार सरकारों के अपेक्षा की जाती है कि वे निम्नलिखित में से किसके लिए वित्तीय हेतु ऋण ले। तो ऋण जो लिया जाता है निवेश के लिए, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति के जो स्वर्णिम नियम के अनुसार सरकार को खपत में खर्च के लिए जो है कर्ज नहीं लेना चाहिए बल्कि निवेश विनिमय हेतु ऋण लेना चाहिए और यह नियम कई राजकोषीय नीतियों का समुच्चय है। इसे सर्वप्रथम ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार के द्वारा 1997 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही प्रमुख उद्देश्य किस नीति के हैं? तो आप देख सकते हैं अर्थव्यवस्था में, ठीक है, वृद्धि दर को बढ़ाना और लोगों के सामाजिक न्याय दिलाना जो है वो राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का भाग है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति का आशय जो है वित्त प्रबंधन के लिए खास उपायों को अपनाने से होता है और इसकी मदद से सरकार जो है खर्चों के स्तर और टैक्स की दरों को एडजस्ट करती है, जिसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है और यह वैसे ही होता है जैसे मौद्रिक नीति
यानी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई सिस्टम में पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। और इन दोनों का ही लक्ष्य जो है देश के आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि केंद्रीय बैंक जहां अपनी मौद्रिक नीति से महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, वहीं राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को बल देना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कौन सा राइट है पूछा गया है। आप देख सकते हैं ऊंची रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख का प्रवाह होगा। और दूसरा है आपका, वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट पर जो है भरोसा किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, क्योंकि ऊंची रेपो रेट के का तात्पर्य है बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में जो है साख का प्रवाह होगा। और सेकेंड है इसका आपका, वर्तमान समय में जो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर जो है भरोसा करती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला है हमारा मौद्रिक नीति। ठीक है, तो मौद्रिक नीति का संबंध है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष जो उपाय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति का जो है पूरक होती है। यह आरबीआई द्वारा बनाई जाती है व जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य प्रभाव मांग को प्रत्यक्ष तो नियंत्रित करना भी होता है। यह नीति प्रति 2 माह पर आरबीआई के द्वारा प्रकाशित की जाती है, अर्थात वर्ष में 6 बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यों को राजस्व का भाग जो है मिलता है। तो राज्यों को जो राजस्व का भाग मिलता है उत्पादन कर से मिलता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विगत वर्षों में राज्यों को राजस्व का भाग उत्पादन कर से प्राप्त होता है, जो राज्यों के आय का एक मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संघ सरकार की बात कर रहा है यहाँ पे, उसके राजस्व व्यय की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ब्याज अदायगी इसका महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चालू खाते में दूसरा महत्वपूर्ण मद जो है ब्याज अदायगी होती है, और उन ब्याज अदायगियों में सभी प्रकार के ऋण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ब्याज की अदायगियों में शामिल किया जाता है, चाहे वह घरेलू हो या फिर विदेशी हो या फिर निजी संस्थागत हो। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजस्व व्यय खाते में सबसे बड़ा जो व्यय है मद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है, तथा दूसरा सबसे बड़ा मद जो है ब्याज अदायगी है, क्योंकि विकल्पों में सबसे बड़ा जो राजस्व व्यय का मद शामिल नहीं है, और तो उचित विकल्प यहाँ पे ब्याज अदायगी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग भारत में राजकोषीय नीति का उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट नहीं है पूछा गया है। तो करारोपण इसका भाग है। सार्वजनिक ऋण की बात करेंगे तो ये भी राइट हो जाएगा, और सार्वजनिक व्यय की बात करेंगे तो यहाँ पे ये भी होगा। खुले बाजार की कार्यवाही जो होती है ये राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। ठीक है, ये आरबीआई का भाग है, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं सरकार जो है अर्थव्यवस्था में रोजगार या फिर राष्ट्रीय उत्पादन, आंतरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिरता, आर्थिक समता आदि आर्थिक नीतियों के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है, और इसके अंतर्गत जो है सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों का सहारा लेती है। इसे ही राजकोषीय नीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण जो वर्ष में सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वो भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं प्रत्येक वर्ष संसद के बजट सत्र में
बजट प्रस्तुत करने के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष की आर्थिक समीक्षा के आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं और आर्थिक समीक्षा में पूर्व वित्तीय वर्ष के बजट के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं जो वास्तविकता के निकट होते हैं और आगामी बजट निर्माण हेतु आधार का काम करते हैं। इस समीक्षा के आधार पर ही सरकार के विभिन्न विभाग जो है अपनी नीतियां निर्धारित करते हैं। अगला है हमारा भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी जो का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो फिस्कल पॉलिसी का जो पार्ट नहीं है मूल्य स्थिरता बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन भी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से किया जाता है और धन और आय का न्यायोचित वितरण भी फिस्कल पॉलिसी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पूर्ण रोजगार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य जो है पूर्ण रोजगार नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, जब से अन्य तीनों विकल्प मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार तथा धन तथा आय का न्यायोचित वितरण जो है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। इसमें जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, पूंजी निर्माण करना, आर्थिक स्थिरता की बात की जाती है, संसाधनों की गतिशीलता की बात की जाती है, आय एवं धन की असमानता को कम करने की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है। तो केंद्र सरकार के जो बजट में चालू खाते के व्यय में सबसे बड़ी जो मद है वो है ब्याज भुगतान। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्याज भुगतान जो है लगभग 20% यानी 2020-21 में 20% है, इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्याज भुगतान यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित होते हैं। तो सामान्यतः जो वित्तीय विधायन में जो चरण शामिल होते हैं, सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके बाद बजट पर चर्चा होती है और उसके बाद जो है विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है और विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद अंत में लेखानुदान होता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसका राइट हो जाएगा। और वित्त विधेयक को पारित करना ये इससे संबंधित नहीं है, फिर तो इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं बजट निर्माण प्रक्रिया के जो 5 चरणों में बांटा जाता है। सबसे पहले बजट का जो है प्राक्कलन यानी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसके बाद बजट का दस्तावेज बनाया जाता है और उसके बाद संसद की स्वीकृति के लिए उसे भेजा जाता है और उसके बाद बजट का क्रियान्वयन किया जाता है और अंत में वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जाता है। अगला है हमारा, वित्त मंत्रालय जो है भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम आउटकम बजट का विचार लागू किया और इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व जो है निम्न में से किसका होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय और नीति आयोग का संयुक्त रूप से, यानी नीति आयोग और वित्त मंत्रालय जो दोनों संयुक्त रूप से इस कार्य को करेंगे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो परिणाम है, परिणाम बजट भारत में वर्ष 2005 से अपनाया गया है और इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का जो दायित्व है वित्त मंत्रालय और नीति आयोग का संयुक्त रूप से होता है। अगला है, संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया था। तो 2010-11 की बात कर रहा है, तो इस टाइम जो प्राथमिक घाटा था वो था सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 2.0% से कम था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, 2010-11 का पूरा विवरण दिया गया है। यानी राजस्व घाटा जो है 5.1% था, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1% था और राजकोषीय घाटा आपका 6.8% था और प्राथमिक घाटा जो है 3.1% था। अगला हमारा, संघ बजट 2010-11 में पूंजी प्राप्तियों की बात कर रहा है। तो पूंजी प्राप्तियां क्या था, आयगत प्राप्तियों से कम थी। जो पूंजी प्राप्ति थी वो भी आयगत प्राप्तियों से कम थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं केंद्रीय बजट 2010-11 को वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने प्रस्तुत किया था और इस बजट की जो कुल प्राप्तियां थी वो थी यानी 11,08,749 करोड़ रुपये और आयगत प्राप्तियां 68,02,212 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां जो है 4,26,537 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार देखा जाए तो बजट 2010-11 में आयगत प्राप्तियां जो है पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक थी।
अगला है हमारा लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो लेखानुदान जो है वो संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है, यानी कंसोलिडेटेड फंड से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 116 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष यानी आर्टिकल 113 के अनुसार संचित निधि पर भारित प्राक्कलन के पारित होने तथा आर्टिकल 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक के पारित होने के पूर्व जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है तब लोकसभा लेखानुदान के माध्यम से संघ सरकार को एक निश्चित अवधि में संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करती है। और ज्ञातव्य है कि लेखानुदान को पारित करने के लिए लोकसभा में मतदान नहीं होता है। यानी इसे आप आम भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं, जब गवर्नमेंट में जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, बिल पास होने से पहले, यानी सत्र नहीं चल रहा है, अधिवेशन नहीं चल रहा है और पैसे की आवश्यकता होती है, तो गवर्नमेंट लेखानुदान के माध्यम से आप जो कंटीजेंसी फंड जो है पैसा निकाल सकती है और उसके बाद उस पैसे को उसमें वापस करना होता है 6 मंथ के अंदर। अगला हमारा भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो भारत में जो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी वो की थी बीपी सिंह के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में जो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वर्ष 1985 से 1986 में बीपी सिंह द्वारा की गई थी। सार्वजनिक व्यय की बात करें या फिर करारोपण की बात करें, सार्वजनिक ऋण हिनात प्रबंधन से संबंधित जो नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। और सामाजिक और मेरिट वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति या फिर सार्वजनिक व्यय राजस्व का प्रारंभ बिंदु है, से सभी इस प्रक्रिया को पूरा करने के साधन होते हैं। अगला हमारा मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? तो मुद्रास्फीति की जो दरें होती हैं वो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो मुद्रास्फीति की दरें थोक मूल्य यानी होलसेल सूचकांक पर आधारित होती हैं। ज्ञातव्य है कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है। और जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की तुलना में मुद्रा का प्रचलन यानी मनी सर्कुलेशन होता है तो अपेक्षाकृत क्या होता है, तीव्र वृद्धि होती है। तो मुद्रास्फीति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सीएसओ द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी मुद्रास्फीति की दर का आकलन करने के लिए फरवरी 2012 का प्रयोग किया जा रहा है। और इसका जो सीपीआई का आधार है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधार है वर्ष 2012 को माना जाता है। अगला हमारा संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। तो संघ सरकार के जो निम्नलिखित बजट घाटों पर जो है विचार करने की बात कर रहा है। सबसे पहले इसमें राजकोषीय घाटा आ जाएगा, उसके बाद आपका राजस्व घाटा और अंत में आपका प्राथमिक घाटा। आप देख सकते हैं राजस्व घाटा, ठीक है, 5.1% है। राजस्व घाटा 4.1% 2020-21-22 के अनुसार, और राजकोषीय घाटा 6.8% और प्राथमिक घाटा जो है आपका 3.1%। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रचलित कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सर्वाधिक प्रतिशत की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रचलित कीमतों पर जो सर्वाधिक प्रतिशत राजकोषीय घाटे का है, केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8%, राजस्व घाटा 5.1% और प्राथमिक घाटा जो है आपका 3.1% जो है अनुमानित किया गया है। अगला है, भारत में राज्य सरकारों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में जो राज्य सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, तो इसका जो आय इनकम का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो बिक्री कर होता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत में राज्य सरकारों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर होता है, और बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। भारत में सामान्यतः बिक्री कर जो है 1938 में मध्य प्रदेश और बम्बई में लगाया गया था, और बिक्री कर की वर्तमान संरचना में मूल्य वर्धित कर यानी वैट तथा अंतर्राज्यीय लेन देन पर केंद्रीय बिक्री कर लगाया जाता है।
और 1 जुलाई 2017 से कर प्रणाली वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य करों को सम्मिलित करते हुए केंद्रीय जीएसटी तथा स्टेट जीएसटी का निर्माण किया गया है। और सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य जो है असम तथा अंतिम जो राज्य था वो जम्मू कश्मीर था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।